तो मुंबई जाके आपको ऐसा फील हुआ कि आपने नेपोटिज्म का सामना हाँ, किया? मुझे बहुत फील हुआ क्योंकि एक तो मैं प्योर गुरसिख हूँ जिसकी बीएड भी पूरी है, और हमारी इंडस्ट्री में ना एक सिख कैरेक्टर को एक बड़े गलत वे में पोर्ट्रे किया जाता है। और जब मैं लंच टाइम के बाद बाहर आया था ना, तो वहाँ पे खालिस्तानी थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट नहीं करते, नरेंद्र मोदी जी को। तो उन्होंने मेरे को बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज दी, मेरे पे अटैक करा। मेरी यूएस में बहुत वीडियोस वायरल हुई कि मैं एक फेक सरदार हूँ, मैं रिलीजन को नहीं बिलोंग करता, जस्ट बिकॉज मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ वहाँ पे डेलीगेशन में गया हुआ और आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो पाजी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ आपके सामने बैठ के। क्या रीजन है इसके पीछे का? रीजन तो आपने पहले ही बोल दिया। पाजी से तो मतलब सारी एनर्जी, सारा मतलब जोश जो होता है ना बॉडी में, सब बाहर आ जाता है। एकदम हाई पे, बिल्कुल हाई। हम हर वक्त हाई रहते हैं। सरदार चीज ही वो है, वो चीज ही हुआ है। तभी तो हम ये जो सर पे जो ताज लेके घूमते हैं और इसको रख के जो प्राउडनेस फील होती है ना लाइफ में, वो शायद और किसी को सबका दिल जीतता है। हाँ। और ये ताज वो है कि कोई भी बंदा किसी भी प्रॉब्लम में हो या लड़की प्रॉब्लम में हो, तो सबसे पहले इस ताज को देख के हम जैसों को रोकता है और हम उनकी मदद करते हैं। अरे वाह पाजी, आपका जो नेक चेन है ना, मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। क्या रीजन है? क्या मतलब एकदम वाइब्रेंट पूरा? मतलब यार हम ना जैसे आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, थोड़ा हम वाइबी रहते हैं, हमेशा कलरफुल रहते हैं कि सामने वाला देख के हमें अट्रैक्ट हो, उसको भी दुनिया रंगीन दिखे। तो इसलिए ये सब चीजें पहन के खुद को भी एक आर्टिस्टिक वाली फील आती है, और साथ में एक भीड़ में लोग हमें पहचान पाए। तो पाजी वो वाइब्रेशन तो मैं महसूस कर रहा हूँ, पर मैं ये ऑडियंस को भी वो महसूस कराना चाहता हूँ। क्या आप कोई शायरी बोलेंगे एकदम क्या अच्छे अंदाज में कि हमारी ऑडियंस भी एकदम पूरी चलो ग्रैब हो जाए आपकी ये मैं तमन्ना पूरी करता हूँ। तो अपनी एक वाइब के ऊपर ही एक मैं शायरी बोलता हूँ। इरशाद। वो कहते हैं कि इत्र से कपड़े बहुत महकते हैं, इत्र से इरशाद। कपड़े बहुत महकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तब आता है जब आपके किरदार से खुशबू आए। वाह पाजी, मजा आ गया। तो पाजी आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, और बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की? ये मेरी लाइफ का ना बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जब कोई मुझसे ये चीज पूछता है, क्योंकि मैं बनना कुछ और चाहता था, लेकिन डेस्टिनी मुझे कहीं और ले गई। तो ये सारे स्ट्रगल्स, मैं बनना एक एक्टर चाहता था, मैंने एक्टिंग का कोर्स भी किया हुआ है, लेकिन जैसे हमारी इंडस्ट्री में बॉयकॉट करते हैं, जैसे मैं मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, ना मैं किसी एक्टर या किसी डायरेक्टर की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वी आर जस्ट नॉर्मल पर्सन जो एक सपना लेके गए। सपना हर बच्चे का एक सपना होता है कि उसको एक्टर बनना है, उसको फेम चाहिए, उसको काम करना है, विजिबिलिटी चाहिए उसको मार्केट में ना। तो मेरा भी यही सपना था एक। तो मुंबई जाके आपको ऐसा फील हुआ कि आपने नेपोटिज्म का सामना हाँ किया? मुझे बहुत फील हुआ, क्योंकि एक तो मैं एक प्योर गुरसिख हूँ जिसकी बीएड भी पूरी है, और हमारी इंडस्ट्री में ना एक सिख कैरेक्टर को एक बड़े गलत वे में पोर्ट्रे किया जाता है। थैंक्स टू दिलजीत दोसांझ जी, जिन्होंने आज की डेट में वो पोर्ट्रिज्म को एक अलग ही लेवल पे ले गए हैं, और एक सरदार होने का जो तरीका होता है ना, उन्होंने वो आज की डेट में चेंज किया है। उन्होंने भी इस चीज को लेके बहुत सैक्रिफाइस किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, तो हम भी उसी चीज वे में लगे हुए हैं। उन्होंने एक पंजाब इंडस्ट्री को स्टैंड दिया है। हाँ, आज हर बड़ी मूवी में, हर बड़े एक्टर की मूवी में एक पंजाबी गाना जरूर होता है, तो उसके लिए आज हम भी प्राउड है, क्योंकि सारी पार्टीज ही पंजाबी गाने से स्टार्ट होती है। मजा ही तब आता है, मजा ही तब आता है, मजा ही तब आता है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से ये आपकी लाइफ में सीढ़ियां चालू हुई ऊपर बढ़ने की? कहाँ से ये चाहत आई माइंड में कि यार नहीं, अब तो मुझे अपना नाम कमाना है, फेम चाहिए मुझे इस इंडस्ट्री में? एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री में ना अगर आप देखोगे तो सरदार लोग कम हैं, चाहे वो उनकी बियर्ड हो या ना हो। हमारे रिलीजन में इस फील्ड को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ये फील्ड सबको पता है कि कैसी है कैसी नहीं है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो आई वांटेड टू चेंज, कि मैं इस इंडस्ट्री में जाके चेंज करूं, और सिखों के बारे में जो कैरेक्टर पोर्ट्रिज्म होती हैं उसको चेंज करूं। पाजी मैं चाहता हूँ आप एकदम खुल के बताओ, बात खुल के ही करनी है। मतलब खुल के तो ठीक है, लेकिन जो इंडस्ट्री है हमारी, वहाँ पे आपको पता है सब गलत चीजें भी होती हैं, चाहे वो ड्रग्स को लेके हो या
और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आई वांटेड टू चेंज कि एक मैं एज अ सरदार वहाँ जाऊँ और काम करूँ अच्छा खासा। हाँ, मैंने कोशिश भी बहुत किया है, मैंने ऑडिशंस भी बहुत दिया है, बट मेरे को मेरी दाढ़ी की वजह से, बियर्ड की वजह से मुझे रिजेक्शन मिला है। बट आपने जो बोला कि ड्रग्स एंड ऑल, क्या आपको लगा ये कहीं ना कहीं आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? नहीं, कुछ ऐसा? ये ना जैसे हमारे हाथ की मुट्ठी होती है ना, वैसी ये अपने ऊपर एक कंट्रोल होता है। मैं आज भी इंडस्ट्री में 10-12 साल से हूँ, मैंने आज तक कभी कुछ ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे अपने ऊपर कंट्रोल है और मेरे माँ बाप के संस्कार हैं। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं, लेकिन हाँ, फोर्स करने वाले बहुत होते हैं। एग्जैक्टली। तो उस फोर्स से बचने के लिए आपको कंट्रोल का लेवल बहुत ज्यादा चाहिए। तो फिर आपके माइंड में कहाँ से आया कि चलो यार ये सब लीव करके अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं और अब मैं एक सिंगर? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरा एक ही सपना था, मुझे फेम चाहिए और विजिबिलिटी चाहिए, लोग मुझे जाने। तो फेम के लिए बहुत सारे तरीके हैं, हाँ, सही तरीके भी हैं, गलत तरीके भी हैं। सो मैंने एक सही वे चूज किया। आपकी नजरों में फेम की परिभाषा क्या है? फेम की परिभाषा ये है, जब कोई इंसान आपको देख के अपने सारे दुख दर्द भूल जाए और खुश हो जाए उस थोड़ी देर के लिए, वो अपनी सारी टेंशन रिलीव कर दे, स्ट्रेस रिलीव कर दे, और जब वो घर आए और सिर्फ आपको देखे और वो खुश हो जाए, दैट इज फेम। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। क्या क्या आपने कहाँ से जर्नी को स्टार्ट किया? किस सिटी से थे आप? क्या आपके सामने फैमिली प्रॉब्लम्स आई, लोगों ने आपको रोका, या सामने लोग आए जो आपको झुका रहे हैं या आपको दुख दे रहे हैं? सारी चीजें आप थोड़ा बताइए, इसको ब्रीफ कीजिए। सो जैसे आपने पूछा, हम एक बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, और सिख फैमिलीज ऑलमोस्ट सारी कंजर्वेटिव होती है, क्योंकि हमारी मर्यादा ही अलग होती है। जो हमारे गुरुओं ने हमें मर्यादा दी है वो बहुत ही डिफरेंट है। Exactly. तो मुझे भी स्ट्रगल करने को मिला, फैमिली से भी मिला, इंडस्ट्री से भी मिला। रही बात, मैं दिल्ली में ही बॉर्न और ब्रॉट अप हूँ, दिल्ली में ही मैंने शुरू किया था एक सपना लेके कि मुझे भी एक फेम मिले। तो मैंने पहले एक्टिंग का कोर्स किया था, मैंने एक्टिंग सीखी, फिर मैंने ऑडिशंस वगैरह दिए, मुझे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिले। बट एट द एंड जब मेरा सिलेक्शन टेस्ट भी हो गया, तो सिर्फ जब साइन करने जा रहा था तो उसमें एग्रीमेंट में क्लॉज लिखा हुआ था कि आपको अपनी बियर्ड ट्रिम करनी है। ओके। तो पाजी, जैसे ना सब लोगों ने आपके सॉन्ग सुने हैं और कुछ वीडियोस है जिन पे 30-36 मिलियन और टी सीरीज से आपने काफी सॉन्ग्स किए हैं, सब कुछ है। पर एक सिमिलर चीज देखने मिली, कहीं ना कहीं आपका दिल टूट रहा है या कहीं ना कहीं आपको कोई धोखा दे रहा है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है कि आप सारे सॉन्ग उसी पे जाकर लिखते हैं? हाँ, मेरे मोस्टली सैड रोमांटिक ही आते हैं, और मेरा ना सबसे फेवरेट जॉनर वही है, क्योंकि एक सिंगर अपनी आवाज उसी जॉनर में ज्यादा अच्छे से फील करवा सकता है लोगों को। बाकी यार, हर सिंगर की, हर एक आर्टिस्ट की एक बैकग्राउंड होता है जिसमें वो उस चीज को फील करके एक रिप्रेजेंट करता है आप लोगों के सामने, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे माइंड होते हैं, बहुत सारे थॉट्स होते हैं। तो उन थॉट्स को रियल करने के लिए एक बैकग्राउंड स्टोरी होती है जो कि रियलिटी होती है। पाजी, कैसे आप अपने दुख दर्द को इन अल्फाजों में लाते हैं, कुछ बता सकते हैं क्या? कुछ नहीं, पास्ट लाइफ स्टोरीज होती हैं। जैसे गर्लफ्रेंड थी मेरी एक, उसने थोड़ा मेरे को डिच कर दिया या धोखा दे दिया, तो उसी के ऊपर इसके पीछे वैसे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग चलता रहता है। देखो, अब हमारी फील्ड ही ऐसी है, हम थोड़ा मॉडल्स के साथ भी घूमते हैं, ये है वो है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चलती रहती हैं लाइफ। कर पाई सब चीजों को और लीव कर। तो हर गाने के पीछे कोई ना कोई स्टोरी है जो कि मुझे बनाने में और करने में भी मजा आता है, और मैं उसको रिलेट भी कर पाता हूँ फिर लोगों के साथ। कभी ऐसा हुआ है कि लाइफ में फेलियर्स मिले हो आपको? फेलियर इज दी, तो कहते हैं ना, सबसे गुड थिंग इन लाइफ। अगर फेलियर ना हो तो बंदा कुछ नहीं सीख सकता लाइफ में। सबसे गुड थिंग है। पर मैं यही सुनना चाहता हूँ कि कभी लाइफ में फेलियर्स मिले हो आपको? हाँ, मुझे बहुत फेलियर्स मिले हैं। ऊपर लेकर आपने कोई सॉन्ग लिखा हो या ऑडियंस तक पहुंचाया हो? नहीं, अभी तक तो नहीं लिखा, बट सून आपने अभी आइडिया दिया तो मैं इसको जरूर वर्कआउट करूंगा अपनी टीम के साथ। इसको जरूर मैं बहुत जल्द से जल्द आप ही के साथ लॉन्च करूंगा। अरे शुक्रिया पाजी, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। पाजी कहते हैं ऊपर वाला आपको एक खाली कटोरा लेके भेजता है, लेकिन उस कटोरे को भरने की काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। एग्जैक्टली।
तो मैं यही जानना चाहूंगा कि कैसे आपने सारी चीजें प्रोसेस की और आपने अपने इस खाली कटोरे को इतना ऊंचाई पे लेकर आए और पूरा भरा और पूरी दुनिया उसको देख रही है और सब लोग आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर है। थैंक यू सो मच। ये सब ना एक मैनिफेस्टेशन के ऊपर होता है। मैंने लाइफ में ना बहुत कुछ मैनिफेस्ट करा और मैनिफेस्ट करके मेरे को बहुत कुछ मिला भी है। जैसे मैनिफेस्ट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। सो यू आस्क फ्रॉम यूनिवर्स, दिल से आप यूनिवर्स से मांगो, मैनिफेस्ट करो, आपको 100% वापस मिलेगा। पर मैनिफेस्टिंग एक्शंस के साथ वर्क करती है। एक्शन के साथ वर्क करती है। आपको बदले में हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, दिन रात एक करनी पड़ेगी, सारा अपना एफर्ट्स भी डालना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको बैठे बैठे घर पे मिल जाए। तो आप मैनिफेस्टिंग पे पूरा बिलीव करते हैं? मैं पूरा बिलीव करता हूँ, साथ में मैं हार्ड वर्क भी पूरा करता हूँ। तो पाजी मैनिफेस्टिंग पे ना बहुत लोग बिलीव करते हैं और सबसे बड़े हमारे सुपरस्टार शाहरुख खान जी ने जो सॉन्ग किया था चांद तारे, बहुत फेमस है और आज शायद वो पूरी जिंदगी उसको हकीकत में जी रहा है। एग्जैक्टली। तो मैं आपके थ्रू सुनना चाहूंगा कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया जो आपको मिला और आपने ऑडियंस को दिया। एक्चुअली बचपन से लेके आज तक ना हम सब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को सिर्फ खाली टीवी पे देखते थे और नॉर्मल इंसान सिर्फ टीवी पे ही देख सकता है ना। असलियत में बहुत कम लोग होते हैं जो मिल भी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर मैनिफेस्ट किया था आईफा के लिए, आईफा अवार्ड्स के लिए। मैंने जब वो मैनिफेस्टेशन की थी तो बिल्कुल पूरे दिल से की थी कि मैंने इतना कुछ करना है लाइफ में, अचीव करना है कि मैं जाके आईफा अटेंड करूं। मतलब आईफा मुझे इनवाइट करे और मैं आईफा जाके एज अ वीवीआईपी अटेंड करूं। और ये मैंने लास्ट ईयर किया। मैं उन सेलिब्रिटीज के बीच में बैठा हुआ था जिनको सिर्फ मैं टीवी पर देखता था, चाहे वो सलमान खान हो, ऋतिक रोशन हो, चंकी पांडे हो, बहुत बड़ी बात है, श्रद्धा कपूर हो। मतलब मैं नौरा फतेह के पीछे बैठता था, तो इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू। बहुत बड़ी बात है और ऐसे इंसान के सामने मैं बैठा हूँ। और अच्छा, मैनिफेस्टिंग एक नशा है आपकी नजरों में? हाँ, अगर आप इसको अच्छे वे में लोगे तो ये नशा। अच्छा, मैंने सुना है कि सिख में बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हैं वो लोग। हाँ, exactly. और जो मांगे वो ऊपर वाला उनको देता है। तो क्या थोड़ी चीजें इस पे डिस्कस करते हैं? मैं जानना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे सिख दोस्त हैं जो ऑडियंस है जो हमारी वीडियो को देख रही है, और क्या उनके लिए कोई बताना चाहेंगे क्या चीजें हैं, आप कैसे प्रे कर सकते हैं अपने ड्रीम्स के लिए या चीजों को पूरा करने के लिए? देखो, हमारे में एक शब्द होता है, जो मांगे ठाकुर सोई सोई देवे। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऊपर वाले से कुछ मांगेंगे दिल से तो वो देंगे हमें, पर उसके लिए हार्ड वर्क एज सच मैंने आपको कहा। बाकी हमारे रिलीजन में जो हमारे गुरुओं ने हमें बताया, वो कहते हैं सारे भगवान एक है, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, एक ओमकार। तो सब कुछ एक ही है, बस आपने दिल से उस रब को मानना, उस भगवान को मानना। ऊपर वाला एक ही है, चाहे आप हिंदू हो, आप हिंदू में अपना हनुमान चालीसा पढ़ो, या अगर आपको सिखिज्म में जाना है तो आप सिखिज्म के पाठ पढ़ो, लेकिन आप ऊपर वाले से कनेक्टेड रहो। एक पॉजिटिव एनर्जी है, उसकी साइड खुद को लेके जाओ यूनिवर्स की तरफ, क्योंकि वो हमें यही सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर चलो। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ, कर्म। अपने कर्म हमेशा सही रखो, चाहे सामने वाला आपके साथ बुरा भी करे, आप उसके साथ अच्छे कर्म करो, क्योंकि कर्मा इज अ साइकिल, घुमा फिरा के आपके पास जरूर आएगा। तो मेरा यही मानना है, मैं हमेशा अपने कर्म अच्छे रखता हूँ। चाहे सामने वाला मेरे को थप्पड़ भी मार दे, मैं हाथ जोड़ के वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने उसके साथ बुरा नहीं करना, वो मेरे साथ जितना। कर्मा एक साइकिल है, क्योंकि कर्मा एक साइकिल कहीं ना कहीं वापस मिलेगा, और ऐसा मिलेगा वापस जो ऊपर वाला देगा, जो मैं संभाल भी नहीं पाऊंगा। एग्जैक्टली। सो कर्मा अपना अच्छा रखो। पाजी, जैसा कि आपने बताया आप दिल्ली से हो। हाँ जी। और फिर आप यहाँ से मुंबई गए। गया। तो क्या सफर महसूस हुआ? क्योंकि मुंबई हर एक इंसान शुरू में बैग लेके मुंबई होता था, बोलता है यार अब यहीं आके मुझे स्टार बनना है, सारी चीजें यहीं से पूरी करनी है, पर वो चीजें बहुत जल्दी टूट भी जाती हैं। बहुत जल्दी टूट जाती हैं, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि अगर वहां आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो मुंबई आपको तोड़ देगा। एक्चुअली मुंबई एक ऐसी स्टेट है पूरे इंडिया में जिसकी वाइब्स और जिसकी सोचने का लेवल, जिसका कल्चर इज वेरी डिफरेंट। एग्जैक्टली। मैंने सुना है कि मुंबई जिसको अपना लेना
वो राजा वो बना देता है। राजा है राजा है, वहाँ का। राजा है। तो क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका दिल्ली के लोगों से और फिर वहां मुंबई जाकर मुंबई के लोगों से? देखो हम दिल्ली वाले ना दिल के होते हैं, दिल के होते हैं। और बॉम्बे में ना ये सब कुछ भी नहीं है। दैट इज वहाँ पे सब मतलब ही अपना, सेल्फिश, अपने से मतलब रखते हैं। तो वहाँ पे कोई किसी की हेल्प नहीं करता जब तक आपका कोई ज्यादा क्लोज ना हो। तो हम दिल्ली वाले वहां नहीं रह सकते। क्योंकि हमें वो दिल लगी ही नहीं मिल रही। हाँ, हमें प्रॉपर वो- वाइब चाहिए होती है, जोन चाहिए होता है, और सबसे बड़ी बात खाना, वहाँ का खाना नहीं पसंद खाना आता। तो बस पूरा मुंबई बड़ा पाव पे है। बड़ा पाव है। और कभी आपको ऐसा लगा कि लोगों ने आपको नीचे दिखाना चाहा या नीचे खींचा? आप जब स्टेप बाय स्टेप आप अपनी लाइफ में ऊपर जा रहे थे तो कभी महसूस हुआ कि यार ये लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, इसकी वजह से आपका दिल टूटा हो या कुछ ऐसा महसूस हुआ हो कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? मैं आपको इसके पीछे की भी एक स्टोरी बताता हूँ। होता है ऐसा, हेटर्स होते हैं, और फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको ऊपर उठने में नहीं देख पाते। तो ऐसी मैंने एक गाना किया था धोखा, उसमें मैंने एक थोड़ा सा इंटीमेट सीन दिया था। मतलब वो भी एक बहुत अच्छे वे में पोर्ट्रेट किया था कि ऑडियंस को और मेरी फैमिली को भी बुरा ना लगे, बट उस चीज को भी लेके लोगों ने मेरे को पूरा ही गिरा कंट्रोवर्सी में ही ला दिया, कंट्रोवर्सी बना दिया, और इतना ज्यादा मुझे डिप्रेशन में डाल दिया गया था कि मैं उसको बयां भी नहीं कर सकता। बट वो एक एक्ट है, लोगों हाँ, को वो एक समझना एक्ट है। चाहिए। वही ना, हमारी कम्युनिटी सिर्फ उनको एक्सेप्ट करती है जो सुपरस्टार्स होते हैं। एग्जैक्टली वही सीन इमरान हाशमी तो वाह। हाँ, तो वाह वाह, तो पिक्चर सुपर हिट। पर ये कल्चर चेंज होना चाहिए। होना चाहिए, हाँ। हो भी रहा है धीरे जैसे भी जनरेशन चल रही है, 24th सेंचुरी चल रही है, तो होना चाहिए ये। वैसे तो पाजी ने बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया, लाइक टी सीरीज, टिप्स, शिमारो। तो जितने भी बिगनर आर्टिस्ट हैं वो वहां तक कैसे पहुंचे, आइए जानते हैं वो कहानी पाजी की जुबानी। थैंक यू सो मच। तो मेरा मन था कि मैं ना एक्चुअली मैंने ना हमेशा से बड़े लेवल्स के साथ काम किया, अपना एक लेवल सेट करा हुआ है। मैं जनरली किसी छोटे लेवल के साथ काम नहीं करता, क्योंकि बड़े लेवल के साथ काम करने में ना एक ऑरा और एक अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और मेहनत भी उस हिसाब से करनी पड़ती है वो एक पॉइंट को अचीव करने के लिए। पाजी एक्चुअली क्या है, हमारी बहुत सारी ऑडियंस है जो बिल्कुल जानना चाहेगी, जो नए आर्टिस्ट हैं, बिगनर हैं, कि हम उस मुकाम तक कैसे पहुंचे। तो वो एक गाइडेंस दे सकते हैं, एक पाथ उन लोगों के लिए? देखो, आप सब भूल जाओ, बड़ा लेवल हो, छोटा लेवल हो, सब भूल जाओ आप। अगर आपके कंटेंट में दम है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेरे ऑडियो में दम था, मैंने डायरेक्टली टिप्स में कांटेक्ट किया, मैंने मेल डाली, मेरे को वहां से, मैंने मेल में ही गाना अटैच करके भेज दिया था, मेरे को वहां से खुद रिवर्ट आया, और 3-4 महीने के प्रोसेस में उन्होंने मेरा गाना खरीद लिया। तो आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। पाजी जैसे सारे आपके जितने भी सॉन्ग्स हैं, तो क्या आपके माइंड में आया कि इसको अपने जो आपके अंदर के दुख दर्द जितनी भी सारी चीजें आप तो मेरे दुख दर्द के पीछे पड़ गए हो, अल्फाजों में निकाले? हाँ, मेरा फेवरेट जॉनर भी सैड और रोमांटिक है, बट अब मैंने इसको चेंज करके थोड़ा मैं अब पॉप और उसमें जा रहा हूँ। अब आगे मेरे आप जितने भी गाने देखोगे सब डांसिंग ट्रैक आ रहे हैं, नहीं तो पॉप में आ रहे हैं, R&B में आ रहे हैं। पाजी जैसा कि बहुत सारे लोगों ने आपको, एक कलर्स पे सीरियल आया था छोटी सरदारनी, वहां पे आप हाईलाइट हुए थे, चीजें लाइमलाइट हुई थी आपकी। तो क्या ऐसा रहा एक्सपीरियंस आपको कि यार चलो अब इसको लीव करते हैं और अपना खुद का एक नाम कमाते हैं और खुद को पूरा अलग करके दिखाता हूँ कि हाँ यार मैं खुद में एक प्लेटफॉर्म हूँ? अभी हमने जैसे थोड़ी देर पहले बात की थी नेपोटिज्म की, तो ऑलरेडी सेट पे भी हमारे साथ ऐसे ही किया जाता था, क्योंकि मेरा इतना नाम तो उस टाइम था नहीं, तो हमें सेट पे इतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती थी ना, डायरेक्टर तमीज से बात करता था, हर शॉट के बाद हमें गाली सुनने को मिलती थी डायरेक्टर के मुंह से, नहीं तो क्रिएटिव प्रोड्यूसर के मुंह से। तो इन्हीं चक्रों के चक्कर में मैंने छोड़ा था, क्योंकि आई बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली, रेपुटेटेड फैमिली, तो ये सब सुनने के लिए हमने जीवन में अचीव नहीं किया। तो इसीलिए मैंने अपनी फील्ड को चेंज करके सिंगिंग में आ गया था। मैंने सिंगिंग सीखी है, मैंने 6-7 महीने प्रॉपर पटियाला घराना से रियाज किया है, पटियाला जाके। मैं लाइफ में पहली बार 6 महीने अपनी फैमिली से दूर रहा। मैं वहाँ सुबह 5 बजे उठता था, 11 बजे तक रियाज करना,
फिर 2 घंटे सोना, फिर रियाज करना। तो मैंने अपने वोकल्स पे बहुत काम किया है। क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको एक हाँ, जो level पे प्रैक्टिस ही लेकर है, जो अपने आप को करना होता है। उसके बाद फिर अब मैं सिख भी हूँ और मैं ऊपर वाले से भी जुड़ा हूँ, तो मैं डिवोशनल ट्रैक भी करता हूँ। मेरा बड़ा मन था कि मैं अपने जो फर्स्ट गुरु हैं गुरु नानक देव जी, मैं उनके ऊपर भी एक जो मैं अपनी वॉइस को कंट्रीब्यूट करूँ उनके लिए, तो मैंने उनके लिए भी एक गाना किया था डिवोशनल ट्रैक, जो कि बहुत हिट हुआ था पंजाब में। तो पाजी ये जर्नी आपकी कौन सी ईयर से स्टार्ट हुई कि यार मुझे ना अब फेम कमाना है? मैंने 2013 में सबसे पहले एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया था, और शायद 1 साल का कोर्स था हमारा। 2014 के बाद हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी, और आज 2024 है, पूरे 10 साल हो गए हैं मुझे इस इंडस्ट्री में। 10 years। 10 years and these 10 years are very long। क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत स्ट्रगल्स देखे, बहुत दोस्त देखे जो छोड़ के चले गए, जिन्होंने बैक स्ट्रैप किया, बहुत ऐसे लोग, बहुत पैसा गवाया भी, क्योंकि बॉम्बे इंडस्ट्री में बहुत लोग होते हैं जो पैसा लेके भाग जाते हैं, काम नहीं देते। तो बहुत कुछ किया, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी मैं आज यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। सब ऊपर वाले की देन है। और पाजी थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपने कहाँ से अपनी एक्टिंग क्लासेस स्टार्ट की, फिर आप कौन से ईयर में मुंबई गए, फिर वहां जाके कौन कौन से स्टूडियो में जाके आपने ऑडिशन दिए, लोगों ने आपके साथ कैसा बर्ताव किया, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ताकि हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो जान पाए कि यार इतना आसान नहीं है उस मुकाम पर पहुंचना, क्योंकि उसके लिए आपके पास पूरा माइंड, पूरा हार्ट, सारी चीजें कनेक्टेड होनी चाहिए और बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंस होना चाहिए। एक्चुअली ब्रदर, होता क्या है, सबका एक सपना होता है, और उस सपने के लिए ना कोई वर्क नहीं करता। मतलब जो ऊपर ऊपर की चीजें होती है ना, सिर्फ बंदा वही देखता है कि हम बॉम्बे चले जाएंगे, हम ऑडिशन देंगे और हम स्टार बन जाएंगे, पर रियलिटी बिल्कुल ऐसी नहीं होती, बिल्कुल अलग है। तो मैं भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बॉम्बे गया था। हमने जो चीज सोची भी नहीं थी वो सब हमारे साथ हुआ। अब हम गए वहां पे, अब ऑडिशंस देने जाते थे, सबसे पहले जाते ही दिक्कत रहने की हाँ। और हम पहले जब रहने की दिक्कत थी, तो हमने जब पहले चौहल देखा ना, तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाए कि हम दिल्ली वाले उस छोटी सी चौल में रह लेंगे। बहुत ज्यादा डार्क लाइफ है, बहुत ज्यादा डार्क लाइफ है जब वहां जाके इंसान रहता है। मतलब एक कॉमन वॉशरूम और एक अलमारी और एक ही रूम में 50 बेड। मैं तो देख के डर गया था वो। तो हम वहां पे, मैंने अपना स्ट्रगल होटल में निकाला। तो इतने पैसे हमने स्पेंड किए हैं जितना बंदा वहां कमा भी नहीं पाता। पाजी फिर तो स्ट्रगल ही नहीं हुआ। तो हम लोग वापस आ गए। और हाँ, जब हम वहां पे ऑडिशन देने जाते थे, सबसे बड़ी बात, हाँ। हमने कभी सोचा नहीं था कि 100-150 बंदा एक ही स्टूडियो में ऑडिशन देने जा रहा है, और वो हार्डली 30 से 40 सेकंड का ऑडिशन लेते थे। हाथ में बोर्ड पकड़ो, नाम लिखो, एज लिखो, नंबर लिखो, खत्म। और बहुत टाइम बाद कॉल आती थी आपके पास? कॉल तो आती नहीं थी, वो तो हमें खुद फोन करके पूछना पड़ता था। ये भी तो वहाँ पे कॉल वाला कल्चर ही नहीं है। हाँ, जब तक आपके पास कोई गॉडफादर ना हो या कोई आप बैकग्राउंड आपका स्ट्रॉन्ग। बट आपको लगता है कि टैलेंट से सब कुछ पाया जा सकता है? नहीं, टैलेंट अगर आप अभी देखोगे तो टैलेंट हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम है, लेकिन आपको जेन्युइनली अगर आप बाहर निकलोगे तो टैलेंट बहुत ज्यादा मिलेगा। पर पाजी जैसा कि आजकल इतने मशहूर एक्टर हैं, नवाज, और अपने आप नवाज का जरा पीछे का बैकग्राउंड चेक करो ना, अगले ने कितने साल मेहनत करी है। एग्जैक्टली, तो वो मेहनत और टैलेंट हुआ ना, तो वो उनको मिला भी तो बहुत बाद में ना, मिलना पहले चाहिए था। अगर वो एक फैमिली बैकग्राउंड अगर उनका स्ट्रांग होता तो शायद वो डे 1 से कर लेते ये सब चीजें। पर पाजी शायद वो इतनी मेहनत ना करते। नहीं, वो एक बंदे के अंदर से एक होता है मेहनत करना। अब नवाज भाई की पहली मूवी जो मुन्ना भाई MBBS में, वो जो उन्होंने एक गुंडे का, हाँ, जो भी किया था उन्होंने, बट किसी की जेब काटी, उस टाइम वो चीज देख के और अब देख के तो इट्स हैट्स ऑफ उनकी मेहनत को लेके, क्योंकि सारी मेहनत है, वही बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और मेहनत एक टाइम पे आपको रंग लाती है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है ना, कहावत है ये, तो मीठा होता ही है। एग्जैक्टली। और वो हम बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, और आज देख पा रहे हैं कि किस मुकाम पे, जैसे कि अपना दिलजीत दोसांझ पाजी, उनको 13-14 साल हो गए इंडस्ट्री में, और वो कहाँ से कहाँ आए, उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है, कोई तोड़ नहीं है उनका।
अब तो उन्होंने कदम रख दिया अपना इंडस्ट्री में भी, और अपना एक अलग ही ऑरा लेके चल रहे हैं वो। ही इज द ओनली फर्स्ट सिख सिंगर, मतलब बॉलीवुड में भी ऐसा कोई सिंगर नहीं है जिसने सारे शोज हाउसफुल करे हैं, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। कोई ऐसा इंडियन सिंगर नहीं है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो पाजी क्या लगता है आपके दिमाग में क्या क्या चीजें हैं कि मैं खुद को उस मुकाम पर पहुंचाऊंगा, और क्या क्या चीजें आप सोच रहे हैं आगे करने के लिए? पाजी पहले तो अपने ऊपर वर्कआउट करना है अभी बहुत। हर कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता लाइफ में। बाकी हाँ, मैं कंटेंट ऐसा निकालूं कि जो एक नॉर्मल बंदा अपने से रिलेट कर ले, तो आई एम वर्किंग ऑन कंटेंट राइट नाउ। बाकी हमारी ऑडियंस के लिए कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे वो अपने स्टार्टअप कर सकते हैं चीजों में, या कैसे वो एक मुकाम पर पहुंच सकते हैं? क्या इसके पीछे एक म्यूजिक इंडस्ट्री को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, खुद को उनके हाथों सौंप सकते हैं? आज की डेट में तो यार इट्स मतलब पहले से तो इजी हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया इज वेरी फास्ट। तो मैं तो यही कहूँगा, मेहनत करो और टाइम टू टाइम सोशल मीडिया पे चाहे छोटे छोटे बजट के गाने रिलीज करो, इंस्टाग्राम पे, रील्स पे। अब तो इतने ज्यादा म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए हैं कि आपको किसी लेबल के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिक आप उसकी मेंबरशिप लो और अपना गाना रिलीज करो। पाजी आपका एक बहुत ही फेमस स्टोर है दिल्ली में, करोल बाग में। करोल बाग में, और उसका नाम शायद मेरे साहिल फैशन बाजार। साहिल फैशन बाजार। तो एक बिजनेस होने के बाद आपने सोचा कि मुझे एक फेम चाहिए। राइट, बिल्कुल राइट। और शायद हर इंसान वो फेम पाना चाहता है, खुद का एक नाम बनाना चाहता है, खुद का एक ऑरा बनाना चाहता है, पर शायद हर कोई उस मुकाम पे ना पहुंच पाए। और क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसके अंदर हार्डवर्क की कमी है, एग्जैक्टली, कंसिस्टेंस की कमी है, डिसिप्लिन की कमी है। तो आपने वो सारी चीजें कैसे अपने अंदर मेंटेन करके रखी जो आप आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं? देखो, लाइफ में ना पहले हमें अपने पेरेंट्स को खुश करना होता है। अगर पेरेंट्स हमारे खुश हैं तो वो हमें अलाउंस देते हैं कि आप अपनी मर्जी का भी करो। फैक्ट है, फैक्ट। तो मैंने अपने पेरेंट्स के लिए अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया। मैंने वहाँ पे भी मेहनत करी, बिजनेस को एक्सपैंड भी किया, अच्छा खासा ब्रांड भी बनाया। उसके बाद जब मैं घर आता था तो जब मेरे में हिम्मत बचती थी तो मैं अपने ऊपर वर्क करता था। रात रात भर स्टूडियो में बैठना, रियाज करना, अपने ऊपर वर्क करना, अपने एक्सप्रेशंस के ऊपर, अपने बॉडी एक्सप्रेशंस हो गए, हैंड मूवमेंट्स हो गई, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में था ही नहीं कभी, बचपन से ही नहीं था कभी। क्योंकि किसी भी मुकाम को हासिल करना बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं होता। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए उस सारी चीज़ों को पाने के लिए। मैंने अपनी बहुत रातें गंवाई हैं, बहुत रातें नहीं सोया मैं, क्योंकि जितने भी मेरे गाने हैं मैंने सब रात को शूट किया, लेट नाइट, सब लेट नाइट रिकॉर्ड किया, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, पूरी रात गला फाड़ता रहता था अपना, जब तक वो एक वोकल में फील ना आए। पाजी, इससे एक बात याद आई, वो सपने ही किया जो आपको चैन से सोने दे। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात बोली आपने। और हमेशा आपके माइंड में एक चीज घूमती रहेगी कि यार इसको कैसे पूरा करना है। आप जब बेड पे सो रहे हैं तो आपके दिमाग में हमेशा एक साइकिल चलती रहेगी कि यार जो मैंने मैनिफेस्ट किया वो मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा, और मुझे कैसे मिलेगा, मैं कैसे हार्ड वर्क करूं, कल सुबह उठ के उस पर कैसे वर्कआउट करूं। कुछ चीजें वर्कआउट होती हैं। और अच्छा, जब आप मैनिफेस्ट करते हो ना तो यूनिवर्स भी ना आपको अपने आप रास्ते दिखाता है। एग्जैक्टली, आपको वे आउट दिखाएगा कि आपने इधर जाके ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ये सब चीजें सब अपने हाथ में होती हैं, सब अपने हाथ में, सब अपने से मोटिव वाला रास्ता बनाता रहता है। आप देखो ना, आपको अटल रहना चाहिए। हमारे हाथ में 5 फिंगर और 5 अलग डिफरेंट साइजेस की हैं। तो जब हम मुट्ठी बंद करते हैं तो सारे इकट्ठे ज्वाइन हो जाती है ना। Exactly. तो सब अपने हाथ में है, सब कुछ अपने हाथ में, सब कुछ अपने हाथ में। बस आपको हार नहीं माननी, टूटना नहीं है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो ऊपर वाले रास्ते खुद बना देते हैं। खुद बनाता है, और सच मतलब दिल से सच्चा होना चाहिए इंसान। एग्जैक्टली, कभी, क्योंकि ये कर्मा का साइकिल है, कर्मा का साइकिल। हमेशा ट्रूथफुल रहो, सब ट्रूथफुल रहो। सो आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन एंड कर्मा वेरी 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 मच। तो पाजी, आपके नाम से स्टार्ट करते हैं। आपका जो नाम था वो जसकीरत था, राइट। उसको चेंज किया, क्या रीजन थे इसके पीछे, क्या वजह थी? एक्चुअली जसकीरत ना थोड़ा कॉमन सा नेम है, और हमारे सरदारों में ना जसकीरत एक
हर दूसरे तीसरे घर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे कि आज मैंने कपड़े बड़े यूनिक से पहने ना, सो मुझे नाम भी अलग रखना था। तो मुझे नाम भी अलग रखना था। तो मेरे 2 नाम है, मेरा स्टेज नेम अलग है, मेरा रियल नेम अलग है। तो मेरा स्टेज नेम है जैस कीरत। जैस की तो बोलने में भी फील आती है, और ना एक भीड़ ऑरा है, में, एक ऑरा भीड़ है। में एक अलग भी दिखता हूँ मैं। अच्छा पाजी, आपकी लाइफ में ना बहुत सारे फनी मोमेंट हुए होंगे। एग्जैक्टली मेरी और- लाइफ में तो पूरा ही फनी है ऑलमोस्ट। और वैसे भी जितने भी सरदार होते हैं एक खुल के जिंदगी जीते हैं, हंस के। एग्जैक्टली और हमारी ऑडियंस और मैं दोनों जानना चाहेंगे कुछ फनी मोमेंट्स आपकी लाइफ के। मैं ना आपको एक बड़ा कुछ ज्यादा ही फनी बताते हैं आपको। मैं जब पहली बार आईफा गया ना, तो मैं अकेला था और ऑन द स्पॉट गया था, क्योंकि उससे पहले कुछ टिकटिंग और वीजा का इशू हो गया था। तो Okay. मुझे ऑन द स्पॉट ना, मतलब जिस दिन आईफा था उसी दिन सुबह जाना पड़ा था, क्योंकि मेरा वीजा लेट आया था। तो मैं जल्दी जल्दी अपने बैग पैक्स करके भाग गया। ओके। मैं फ्लाइट में बैठा, फ्लाइट लैंड हुई दुबई में। तो मैं अपना लगेज बेल्ट पे जाते हैं ना लगेज लेने, मैं अपना लगेज ढूंढ रहा हूँ। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, 35, 40, 50, 1 घंटा हो गया, मेरा लगेज नहीं आया। मैं परेशान हो गया। मैं फिर लगेज लॉस्ट वाला जो सेंटर होता है वहां गया, मैंने लगेज पूछा। कहता है सर आप दुबई में आ गए, आपका लगेज जापान में पहुंच गया। मतलब रात को मैंने आईफा अटेंड करना था, मेरा लगेज जापान पहुंच गया। अब होपफुली मेरे पास ना हाथ में एक सूट था जो मैंने रात को पहनना था। अब मैं भाग के गया, मैंने रात वाला इवेंट तो अटेंड कर लिया। अब सुबह सुबह मैं सारे इन्फ्लुएंसर्स के पास गया जो मेरे दोस्त थे, कि भाई आपके पास एक्स्ट्रा सूट है तो दे दो, एक्स्ट्रा कुछ है तो दे दो। फिर करते 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 मैं मार्केट गया। मैंने मार्केट में जाके कुछ आड़ा तगड़ी सी चीज बना के, पजामा लोअर ये वो पहन के, फिर मैं डे 2 अटेंड किया मैंने आईफा का। और जब आईफा खत्म हो गया, जब मैंने दिल्ली वापस जाना था, तब मेरा लगेज जापान से दिल्ली आ गया। आपकी लाइफ में तो बड़े पंगे। और फिर मैंने वही सूट पहन के दोबारा शूट कराया। तो पाजी जितने भी आपके सॉन्ग्स है ना, उसमें ना एक दर्द है। मतलब बोल सकते हैं आपके जितने भी सॉन्ग्स देखे हैं उनमें एक दर्द है, और वो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्ट है। एग्जैक्टली। तो जान सकते हैं कि वो आपके दिल के जो शब्द हैं वो आपने अपने अल्फाजों में कैसे उतारे? एक्चुअली हाँ, जो एक आर्टिस्ट होता है ना, आर्टिस्ट की एक अपनी एक स्टोरी होती है। अब जब भी हम कोई एक गाना बनाते हैं, कोई भी जैसे डायरेक्टर एक मूवी बनाता है, तो उस मूवी के पीछे एक पास्ट लाइफ स्टोरी होती है, चाहे वो डायरेक्टर की अपनी हो या किसी फैमिली मेंबर की हो। तो सेम मेरी एक पास्ट लाइफ स्टोरी थी जो मेरे साथ हुई थी, तो उसी को लेके मैंने वो गाने बनाए थे। तब मैं थोड़ा सैड जोन में ज्यादा रहता था, तो मैंने सैड सॉन्ग्स बनाने शुरू करे। जब आपका उसका आउटपुट निकल के आया तो आपको लगा कि हाँ यार ये तो वही चीज है जो मैं ऑडियंस को दिखाना चाहता हूं। एग्जैक्टली। उसके बाद मैंने फिर और सैड सॉन्ग्स निकाले। मैं बहुत ज्यादा जैसे हम कोई मूवी का रोल करते हैं, तो हम उसके लिए एक थोड़ा कैरेक्टर के अंदर जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो हम वो फिर एक रोल करते हैं। वैसे ही जब मैंने पहली बार एक सैड सॉन्ग किया, तो उसके बाद मैं पूरा प्रिपेयर होने लग गया कि मेरी पूरी फीलिंग्स ऑडियंस के पास आए। बहुत बड़ी बात है अपनी फीलिंग्स को उन शब्दों में निकालना और रिलेट कराना कि लोग उसको अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करें। एग्जैक्टली। पाजी आपकी एक पोस्ट बहुत वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पर। कौन सी वाली? जिसमें मैंने देखा था आप व्हाइट हाउस के आगे खड़े थे शायद। मतलब वो तो एक ना ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था मेरी लाइफ का। एक्चुअली मेरा खुद का एक पंजाबी चैनल है। ओके। तो इट्स अ न्यूज़ चैनल। तो मैंने जब अभी रिसेंटली उसको चैनल को ज्वाइन किया था, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी डेलीगेशन में जाऊं और वहाँ पे मीडिया कवर करूं, मीडिया कवरेज करूं। तो वो कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा यूएस का वीज़ा 15 मिनट में आएगा। मेरा वीज़ा 15 मिनट में आया और रात को मैं फ्लाइट में बैठ के यूएस जा रहा हूँ, जो मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था। क्योंकि मुझे सुबह 11 बजे पीएम ऑफिस से फोन आया कि आप जाके एम्बेसी जाओ और अपना पासपोर्ट सबमिट कराओ। मैं 12 बजे एम्बेसी गया, 12:15 बजे मुझे वीजा प्रिंट होके मिल गया, और रात को 12 बजे की फ्लाइट में मैं जाके अगले दिन 12 बजे मैं यूएस था। क्योंकि मैनिफेस्टिंग वर्क ही ऐसा करती है, अगर किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो ना, तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाएगी।
Exactly. और वो वही बात हो गई कि 15 मिनट में आपकी सारी एंड चीजें हो गई, मैं एक लौता सरदार था वहां पे जो कि व्हाइट हाउस के बाहर सुबह 6 बजे खड़ा हुआ था अपनी एंट्री लेने के लिए। मतलब मैं उस टाइम भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि व्हाइट हाउस जैसी जगह, मतलब लोगों का ड्रीम होता है प्रेसिडेंट हाउस देखने का। हालांकि मैंने आज तक पहले कभी मैंने राष्ट्रपति भवन नहीं देखा था जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहती है, अब तो मैं देख चुका हूँ। लेकिन हर एक सिटीजन का एक अपना सपना होता है कि वो एक लाइफ में प्रेसिडेंट हाउस अंदर से देख ले। तो मैंने तो व्हाइट हाउस देखा था, वहां पे जो बाइडन वगैरह उनके प्रेसिडेंट, प्रियंका चोपड़ा और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे। तो जब मैं बाहर वहां पे 6 बजे जब सिक्योरिटी चेक करा रहा था ना, तो मुझे ना खुद को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं, मेरे जैसा बंदा एक व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा है। दिमाग में चलता है कि यार ये एक मतलब सपना ये है हो क्या? कैसे गया, ये मैं हो सोच तो कैसे नहीं रहा। तो मैंने ना अपना फोन उठाया, उस टाइम यूएस में सुबह 6 हो रहे थे और इंडिया में शाम के 6 हो रहे थे। तो मैंने अपने फादर को कॉल किया, वीडियो कॉल किया। मैंने कहा पापा मैं ना व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा हूँ, अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। तो आई वॉज दी ओनली सिक इनसाइड व्हाइट हाउस, जो कि इंडिया से स्पेशल आया था। और जब मैं लंच टाइम के बाद बाहर आया था ना, तो वहाँ पे खालिस्तानी थे। एंड खालिस्तानी ना हमारे प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट नहीं करते, नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट नहीं करते। तो उन्होंने मेरे को बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज दी, मेरे पे अटैक करने की कोशिश भी की मेरे ऊपर। एंड आई वॉज डैम स्केयर्ड। मतलब मेरे माइंड में ऐसा थॉट आ गया था कि मेरे माँ बाप को मेरी लाश तक नहीं मिलेगी अगर मैं यहाँ पे लड़ गया तो। मतलब वो थे कुछ 100-150, मैं अकेला था। ये सारी चीजें हमने अब तक सिर्फ मीडिया में ही देखी। एग्जैक्टली। और एक सामने वो हस्ती बैठी है जो उसको महसूस करके आ। और लिटरली कहते हैं ना कि हालत टाइट हो गई थी मेरी ना। वो जो 5 मिनट का जो पल था, मैंने वहां पे उसी टाइम 911 को कॉल किया और अंदर व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी को कॉल किया। उन्होंने मुझे मेरे होटल तक एस्कॉर्ट करा और मेरे को होटल ड्रॉप करा। और फिर आधे 1 घंटे बाद दोबारा उन्होंने गाड़ी भेजी कि मैं दोबारा व्हाइट हाउस अंदर इवेंट अटेंड कर लूं। बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। एग्जैक्टली बहुत बड़ी बात है। और जो वो 5 मिनट थे ना भाई, वो आज तक ये जहन में मैं नहीं भूल सकता। जितनी उन्होंने मेरे को गालियां दी, उल्टे सीधे बोले, मेरी वीडियोस बनाई और वायरल भी किया उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज लिख के। मेरी यूएस में बहुत वीडियोस वायरल हुई थी कि मैं एक फेक सरदार हूँ, मैं रिलीजन को नहीं बिलोंग करता, जस्ट बिकॉज मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ वहाँ पे डेलीगेशन में गया हुआ और आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था वहाँ पे मैं। इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि यू आर द ओनली वन जो इंडिया से गए थे पीएम के साथ और वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे व्हाइट हाउस के सामने। और आज भी मैंने प्राइम मिनिस्टर के साथ इटली जाना था, तो मैं गया नहीं ड्यू टू माई हेल्थ रीजंस। पाजी सैल्यूट है आपकी इस चीज पर। पाजी जैसा कि ना आजकल सारी ऑडियंस, पूरा इंडिया, इवन पूरा वर्ल्ड बस एक ही चीज देख रहा है कि कहीं ना कहीं पंजाबी इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, लोग मर्डर कर रहे हैं। और इवन मेरा खुद का फेवरेट सिंगर सिद्धू मूसेवाला, और बहुत सारी चीजें लोगों ने देखी है वहाँ, और एक लोगों के बीच में डर बन गया है वहाँ पर। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या सही में पंजाबी इंडस्ट्री ऐसी है? क्या वहां पर बहुत ज्यादा लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं या गुंडागर्दी टाइप कुछ चल रहा हो ऐसा? ऐसा है, पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब से सिद्धू भाई की हुई है, एक्सपायर हुए हैं, तब से और ज्यादा होने लग गया है। और ये सारे ना कॉल्स आते हैं, रैमसन के लिए आते हैं। अभी रिसेंटली 2-3 इंडस्ट्री के बंदों पे और हुआ है। एक बहुत बड़ा सिंगर था, एक अभी करण औजला भी है, बी प्राक के ऊपर भी हुआ है, जानी के ऊपर भी हुआ है। और ये सब ना बहुत ज्यादा हो गया है। तो मेरी तो पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको रुकवाया जाए, क्योंकि सिद्धू भाई से मैं 2 बार मिला हूँ अपनी लाइफ में, और वो बंदा नहीं, वो दिलों वाला बंदा था। दिलों का राजा। वो बंदा इतना जेन्युइन था। मतलब उस बंदे के घर रात को कोई 2 बजे भी आ जाए ना हेल्प मांगने के लिए, वो बंदा खाली हाथ कभी नहीं भेजता था किसी को। हाँ, हालांकि हर बंदा कुछ ना कुछ गलत स्टेप ले लेता है, कुछ गलत काम कर देता है, बट उसका ये रिजल्ट नहीं होना चाहिए कि उसको मार देना चाहिए। तो पाजी आपको क्या लगता है कि जो अपनी पंजाबी इंडस्ट्री है, ये सब हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजंस है? क्या लगता है? रीजन नंबर 1 ये है एक्चुअली, जो गन कल्चर को जो प्रमोट किया जा रहा है ना, वो कुछ ज्यादा ही कर दिया है। और गन्स, वेपन्स वगैरह बहुत ज्यादा आ गए पंजाब में। जैसे पहले यूपी में चलता था, तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत ज्यादा उसको हैंडल किया हुआ है और वहाँ पे कंट्रोल किया हुआ है, और गन कल्चर को बहुत कम कर दिया है पहले से। आप पंजाब में जाओ, पंजाब में आज
बहुत बहुत छोटी छोटी उम्र में लोग गन कल्चर में गन है, और वहाँ पे मर्डर्स तो ऐसे हो रहे हैं, मतलब आपको गन पॉइंट पे थ्रेट करते हैं। तो थोड़ा गानों ने भी किया है, ये तो सारे बंदे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सिंगर का भी क्या है, सिंगर को अगर एक जॉनर सेट हो जाता तो वो कहता है कि मैं एक ही जॉनर पे गाता रहूं और अपना फेम, अपनी रॉयल्टी, अपना पैसा कमाता रहूं। तो आपको लगता है कि ये सारी चीजों को कैसे ओवरकम किया जा सकता है? सीख, संस्कार और पंजाब गवर्नमेंट के कंट्रोल से। ठीक है पाजी, एक छोटा सा राउंड है और हमारी ऑडियंस के लिए वो आपको और अच्छे से जान पाएगी। मेरे को पहले डरा दिया आपने। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं पाजी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर्ड टू हेट हियरिंग? सॉरी, व्हाट वर्ड टू हेट हियरिंग? अब्यूजिव लैंग्वेजेस। ओके, तो कभी महसूस हुई आपको कि लोगों ने ऐसा किया और आपके क्या एक्शंस थे उसके? हाँ होता है, बट मैं जनरली कंट्रोल करके मैं उसका रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि अगर मैंने उसका रिप्लाई दे दिया तो उसमें और मेरे में क्या फर्क है। अच्छा पाजी, पता है क्या है, हर इंसान एक आर्टिस्ट को देखता है ना, एग्जैक्टली तो उसके जैसा बनने की चाहत रखता है। एग्जैक्टली, रोल मॉडल होता है एक आर्टिस्ट। हाँ, जब वो चाहत रखता है ना उससे जैसे बनने की, तो जानना चाहता है कि वो उसका रूटीन क्या है। तो उसी पे एक सवाल कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू इन द मॉर्निंग? आई जस्ट व्हेन आई वेक अप, जब मैं सो के उठता हूँ, मैं सबसे पहले ऊपर वाले को शुक्रिया करता हूँ कि उसने मेरे को आज सही सलामत दोबारा उठा दिया। तो आई थैंक गॉड, आई थैंक यूनिवर्स, एंड आई टच द ग्राउंड, और मैं उसको माथे से चूमता हूँ। अरे ये मेरा रोज का रूटीन है। और चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो तो शायद शब्द में बयां ही ना कर पाए आप, क्योंकि आपका स्टाइल अभी देख लो इतना ज्यादा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डिस्क्राइब योर स्टाइल इन वन वर्ड। दिलजीत दोसांझ। अरे बाजी, उनसे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। फिलहाल नहीं है, फिलहाल नहीं है। पंजाबी इंडस्ट्री को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर उन्होंने बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ दिया स्टाइलिंग में। तो इसी स्टाइल से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। बेस्ट शॉपिंग प्लेस? दुबई। दुबई, वो तो हब है। ओके, तो जैसा ना आपके जितने भी सॉन्ग्स हैं, सारी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं एक नोट छोड़कर जा रही हैं लोगों को। एग्जैक्टली। तो क्या आपको इंस्पायर करता है? वो इंस्पायर यू? माई सेल्फ। मैं थोड़ी थोड़ी इंस्पिरेशन अपनी फैमिली से, अपने यार दोस्तों से, सबसे ना थोड़ी थोड़ी इंस्पिरेशन लेके उसको मिक्स करके मोटिवेट रहता हूँ, क्योंकि डीमोटिवेट करने वाले लोग बहुत हैं जिंदगी में, बट मोटिवेट करने वाले लोग शायद बहुत कम मिलेंगे आपको। पाजी, मोटिवेट से ना मुझे एक शब्द याद आया कि कोविड की महामारी में सिर्फ सिख ही ऐसे थे जो सबकी हेल्प कर रहे थे पूरे दिल से, और सबके साथ एकदम खड़े हुए थे। तो उसके बारे में मैं कुछ सुनना चाहूंगा, क्योंकि जितना भी पूरा इवन ऑल ओवर वर्ल्ड में सिख ही ऐसे हैं जो हर किसी के साथ खड़े होते हैं, हर किसी को फ्री खाना खिलाते हैं, हर किसी को फ्री सोने की जगह देते हैं। मैंने कितने आर्टिस्ट मुंबई में देखे हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं है, वो गुरुद्वारे में जाके खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी बात है, तो इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि सब लोग ना इस चीज को जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है इस धर्म में जो हर किसी के साथ खड़ा है, जिसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, जिसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो इंसान को अलग करे। वो सबको जोड़े जा रही है। भले ही पूरी दुनिया में लोग काट रहे हैं, मर रहे हैं, लोगों को अलग कर रहे हैं, पर एक सिख धर्म में मैंने ऐसा देखा है, वो हमेशा तुम्हें इंस्पायर करता है कि यार हार्डवर्क करो, किसी के सामने झुको मत, और किसी को झुकने भी मत दो। एक्चुअली में हमारे गुरुओं ने ना बहुत सैक्रिफाइस किया, चाहे वो हमारे फर्स्ट गुरु से लेके 10th गुरु तक हो, सैक्रिफाइस बहुत किया। और उस सैक्रिफाइस से उन सब ने एक ही मैसेज किया है कि अब हमने सैक्रिफाइस कर लिया है, तो इस दुनिया में और कोई सैक्रिफाइस ना करे। तो हमारे अंदर मोटिवेशन आती है कि जब कोई बंदा परेशान होता है तो सिख सबसे पहले खड़े होते हैं। चाहे कोविड का टाइम हो, जब पहला लॉकडाउन आया था ना, पूरी दुनिया में सब घरों में स्टक हो गए, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। मैं और मेरे फादर एक भी दिन घर पे नहीं रहे, बिना मास्क के, बिना इंजेक्शन के। हम लोग रोज जाते थे गुरुद्वारे लंगर बनाना, और रेलवे स्टेशन पे जाना, रेड लाइट्स पे जाना, जहाँ पे कोई जो भी मिल जाए हमें, हमने सबसे पहले उसको फूड देना। फिर थोड़े दिनों बाद हमने ग्रोसरी स्टोर में बातचीत करके एक पैकेज बनाया था जिसमें आटा, दाल, चावल, चीनी, जो भी बेसिक रेशन होता है ना,
हमने उसको बनवा के फिर हमने वो डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किए। बाकी जितने हमारे सिख परिवारों के और लोग थे, किसी ने ऑक्सीजन का लंगर लगाया क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन दिल्ली में कम हो गई थी, किसी ने बेड्स अरेंज कराए। तो ये ना हमारे गुरुओं ने सिखाया कि जब उन्होंने सैक्रिफाइस किया था तो उनके अलावा और कोई सैक्रिफाइस ना करे। तो यही हमारी सबसे बड़ी सीख है। और ये सेक्रीफाइस इतना ज्यादा लोगों के लिए फायदेमंद हुआ और Exactly. इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकल के आया इसका, और बहुत बड़ी बात है। और पूरा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड हमेशा इस चीज को याद रखेगा। वर्ल्ड में सबसे पहले जो भी क्राइसिस आता है, जैसे कीनिया में आया था और भी कंट्रीज में आया था, तो सबसे पहले खालसा एड वाले होते हैं जो वहां जाके पहुंच जाते हैं और अपनी सेवा शुरू कर देते हैं। उसके बाद हेमकुंड फाउंडेशन है जो कि फ्री हिरीस वैन की सेवा देते हैं, जिसमें एक डेड बॉडी जाती है, क्योंकि आजकल डेड बॉडी को ले जाने के लिए भी एम्बुलेंस बहुत ज़्यादा पैसे मांगती है। वैसी एक मेरी एनजीओ है जिसका मैं पार्ट हूँ। हमारी एनजीओ में हम एजुकेशन स्पॉन्सर करते हैं, चाहे वो एक आईपीएस लेवल का हो या वो चाहे स्कूल लेवल का हो। तो हम लोग एजुकेशन स्पॉन्सर करते हैं कि किसी को पढ़ाई में ना दिक्कत हो, क्योंकि अगर एजुकेशन अच्छी है तो वो अपना फ्यूचर देख सकता है। जैसे कि गुरु नानक देव जी ने एक बात बोली थी, कीरत करो वंड छको ते नाम जपो। नाम जपना भी ज़रूरी है, कीरत करना लोगों के लिए करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं करना। उन्होंने एक बात और कही थी कि दशवंत, अपनी इनकम का 10% यू हैव टू डोनेट एवरी मंथ। अगर आप ये दशवंत दोगे तो आपको ऊपर वाला इतना देगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे, रख भी नहीं पाओगे, कर कुछ मतलब एंडलेस। भाजी ये सब सुन के ना मुझे गूज़बम्प आ गए। तो और मैं इतना बोलना चाहूंगा कि ये जो आप जिस तरीके से इंस्पायर हैं अपने धर्म से, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो कुछ शब्द ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है सामने वो भी आपके शब्दों को लेकर उससे इंस्पायर हो, लोगों की हेल्प करे। और मैं चाहता हूं कि पूरा इंडिया एक साथ खड़ा होकर एक ही ऊपर वाले को मानकर आगे बढ़े और सबकी हेल्प करे। कोई भी बीमारियां फैले या कुछ भी फैले, सारी चीजों को एक साथ लड़े उनके लिए। ये नहीं कि तुम लोग अलग हो जाओ, हम लोग अलग हो जाए, और इतना ज्यादा पार्टीशन हो जाता है उस बीच। मेरी तो सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी कमाओ ना, सबसे पहले दशवंत निकालो। दशवंत का मतलब ये नहीं है कि आप जाके सीधा गुरुद्वारे या मंदिर में डोनेट करो। आप उसको एज अ एजुकेशन में भी दे सकते हो, एज अ मेडिसिन में भी दे सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपनों के लिए करो, चाहे वो आप उसको जानते भी नहीं हो, लेकिन है तो वो एक इंसान। तो इंसान एक अपना होता है। तो अपनों के लिए जिस दिन हम करना शुरू कर देंगे, जिसको हम नहीं जानते, तो वो जब चीजें चेंज होनी शुरू होंगी आपकी लाइफ में, तो एक वो नेक्स्ट लेवल चीज। और उसके बाद ऊपर वाला आपको इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे, आप रख के भूल जाओगे। तो दशवंत हमारे सिखिज्म में तो बहुत ज्यादा हम इसको मानते हैं। चाहे आप इन दी फॉर्म ऑफ लंगर करिए, इन दी फॉर्म ऑफ एजुकेशन, मतलब वाइड प्लेंटी ऑफ चीजें हैं, क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं लाइफ में। आपने सोचना है कि आपने किस वे में, किस कैटेगरी को चूज करके आपने अपने आप को कंट्रीब्यूट करना। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे पाजी, जो हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो और भी कुछ सीखे? क्योंकि ऑलरेडी आपने इतना कुछ सिखा दिया हमको कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसी बात पे ना, अब हम इतनी जिंदगी और ये सब पे हम बात कर रहे हैं, तो मुझे एक जिंदगी के ऊपर एक शायरी याद आ रही है कि वो कहते हैं कि जिंदगी के सफर में मौत एक मंजिल है, जिंदगी के सफर में मौत एक मंजिल है, जिस दिन वो मंजिल रुक जाए वही आपकी आखिरी मंजिल है। ओ पाजी, क्या शब्द हैं, और इन शब्द के थ्रू हमारी ऑडियंस बिल्कुल कनेक्ट हुई होगी आपसे। तो अपनी जिंदगी खुल के जियो, खुल के सब कुछ करो, अपना पैशन फॉलो करो, अपना कर्म फॉलो करो, अच्छे कर्म करो, अपना हार्डवर्क रखो, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन सब आपको मिलेगा। बस अपना दिल साफ रखो। दिल साफ करके शिद्दत से जो मांगोगे ऊपर वाला वो हर चीजें आपके लिए पूरी करके देगा, क्योंकि ऊपर वाले से बड़ी कोई ताकत नहीं है।